हम्म। आज कहाँ से पढ़ना है? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन या मेथड ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव का तरीका। चुनाव का तरीका। अब ये जो चुनाव का प्रोसेस या मेथड ऑफ इलेक्शन की बात हम कर रहे हुए हैं, ये किस चीज के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? संविधान सभा की, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात कर रहे हैं। जो संविधान सभा है, इसको बनाए जाने की बात यहाँ से हम कर रहे हैं। और इसमें हमने कुछ एक पॉइंट बताया था कि, अच्छा थोड़ी पीछे की बात पूछते हैं। इसमें जो चुनाव के प्रोसेस में हमने बताया था कि इसका जो प्रोसेस है डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही है, इसमें कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। वेरी गुड, ठीक। अच्छा, पीछे से कुछ बातें पूछते हैं जो गत हमने क्लासों में पढ़ाया है। वेवेल योजना के बारे में बताइएगा। अच्छा, इतना कहते ही सबके दिमाग में यही आ जाता है कि अब पता नहीं याद होगा कि नहीं। वेवेल योजना हमने बताया था, और उसमें हमने मेन प्रपोजल बताया था, मुख्य प्रस्ताव क्या है वेवेल योजना में। जो वेवेल आया था, वेवेल योजना, इसको एक और नाम से जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले यही बताएंगे कि वेवेल योजना आया कब था? 1945। अच्छा, इसे और किसी एक नाम से जानते हैं, शिमला समझौता, राइट। ठीक है। और इसमें मेन प्रपोजल क्या था, मुख्य प्रस्ताव? बताइए, मुख्य प्रस्ताव क्या था? मुख्य प्रस्ताव यही था कि जो कार्यकारी परिषद है और जो कमांडर इन चीफ है, इनमें जो सारे के सारे मेंबर होंगे, ये मेंबरों को हम किससे इलेक्ट करेंगे, यानी कौन से रखेंगे? हम सारे के सारे भारतीय रखेंगे, यही तो बताया था। अच्छा, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कौन लेकर आया था? ड्राफ्टिंग कौन बात कर रहा था ड्राफ्ट का? अर्ली ड्राफ्ट, जो संविधान का अर्ली ड्राफ्ट है, ये किसने कहा था कि ये संविधान का अर्ली ड्राफ्ट या मसौदा प्रस्ताव बोला जाता है? किसने पेश करा था? तो थोड़ा लाउड बोलिए ना। मोतीलाल नेहरू ने ही तो ही 1928 में लाया था। अच्छा, ठीक है। और हम्म, और कुछ बात हमने करी थी, इंटरिम गवर्नमेंट की बात करी थी, अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसको दिया गया था? फाइनेंस। और उसमें बलदेव सिंह को क्या दिया गया था? राइट। और इसमें नेहरू जी का क्या रोल था? वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसमें लिखेंगे चुनाव का तरीका। चुनाव के तरीके में इसका प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार का चुनाव करा गया, तो लिखना शुरू करेंगे। चुनाव का प्रकार। चुनाव का प्रकार। चुनाव का प्रकार कैसा था? कहेंगे इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष था या कहेंगे इनडायरेक्ट। अच्छा, जब ये अप्रत्यक्ष हमने बताया था, तो इसमें कुछ एक और बात हमने पूछी थी आपसे कि लाइक राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? हम्म। प्राइम मिनिस्टर का कैसे होता है? चीफ मिनिस्टर का कैसे होता है? हम्म। और गवर्नर का कैसे होता है? देखिए, ये एकदम बेसिक चीजें हैं, और एक क्वेश्चन पूछता है यहां से, गवर्नर का कैसे होता है? राइट, ठीक है। चलिए, इसमें लिखिए किसने वोट दिया। ये चुनाव का प्रकार है, लिख लिया सभी ने। यहां पर हेडिंग लिखेंगे किसने वोट दिया। किसने वोट दिया। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में हम लिखा रहे हैं, जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वही पॉइंट सिर्फ मेंशन कर रहा है, ठीक। लिखेंगे भारत के आम लोगों ने। आम का मतलब बताइए। हाँ, भारत के आम लोगों ने। अब ये आम लोगों में हमने कहा सिटीजन हो जाएंगे। आम लोगों ने क्या संविधान सभा के लिए डायरेक्ट वोट करा है या नहीं करा है? यहां पर हमने क्या बताया? डायरेक्ट। हाँ। हम्म। तो जो भारत के आम लोग हैं, इसके पहले हमने कहा था, आपसे बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, मुस्लिम लीग ने किस चीज पर, कांग्रेस ने जो उनकी डिमांड को खारिज करा था
शिमला समझौते में उनका मतभेद क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग होंगे, जो मेंबर होंगे, ये हमारे ही लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। यानी जो हमारी मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के सदस्य केवल मुस्लिम लीग के लोग ही चुनेंगे, कांग्रेस का इस पर कोई अधिकार नहीं है, इस तरीके से कहा था। तो इसमें किस तरीके से, यानी ये संविधान सभा के लोगों को पहले एक व्यक्ति यहां से चुना जाएगा, फिर इन व्यक्तियों में से जो है ये संविधान सभा में जाएगा। जैसे आप अपना एमपी एमएलए चुनते हैं, फिर वो अपर यानी कि अपर हाउस में जाता है, राज्यसभा लोकसभा में जाता है, फिर उसको कोई मिनिस्ट्री दी जाती है, कोई मंत्रालय दिया जाता है, या कोई पद दिया जाता है, सीएम या पीएम बनाया जाता है। तो इस तरीके से पहले आम लोग एक व्यक्ति, एक पर्सन को चुनेंगे, फिर उनमें से वो जब जाएगा, फिर वो संविधान सभा में चुना जाएगा और अलग अलग तरीके से जाना जाएगा। यानी कि संविधान सभा में उन्हें जो पद मिलेगा, ये आम जनता डायरेक्ट नहीं इलेक्ट कर रहा, डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं कर रही है, कहने का मतलब ये है। तो आपने अभी तक इसमें क्या लिखा, भारत के आम लोगों ने संविधान सभा के लिए वोट नहीं किया। लोगों ने संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए सीधे वोट नहीं किया, सीधे वोट नहीं किया। ये बात समझ में आई कि इन्होंने डायरेक्ट जो है लोगों को वोट नहीं करा। अब यहां से ये भी बात लिख लेंगे कि इन्होंने डायरेक्ट वोट तो नहीं करा, जिनको इन्होंने वोट करा है, जिनको प्रांतीय सरकारों, जिनको प्रांतों से चुन करके भेजा गया, वही जाएंगे। तो आगे लिखेंगे, जिन लोगों को प्रांतीय विधायिका में चुनकर भेजा, जिन लोगों को प्रांतीय विधायिका, यानी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करता था उसकी बात कर रहा है, प्रांतीय विधायिका में चुनकर भेजा गया, चुनकर भेजा गया। अब यहां से प्रोविंशियल जो आपकी विधायिका है, यहां से जिन लोगों को चुनकर भेजा जाएगा, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। लिखेंगे भेजा गया, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों, यानी मेंबर की बात कर रहा है, वो चुना। अब ये वाली बात सभी को क्लियर हो गया, समझ में आई बात? क्या कहने का प्रयास कर रहा है ये कह रहा है कि पहले तो आपके स्टेट वगैरह हुआ नहीं करते थे, या तो रियासतें हुआ करती थी या प्रांत हुआ करते थे। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो शासन प्रशासन हुआ करता था, ये चल रहा था। और जो आम जनता थी, ये एक पर्सन इलेक्ट करेगा, यानी एक पर्सन को इलेक्ट का मतलब नॉमिनेट होता है, इलेक्ट नहीं करता है, यहाँ पर चुनाव करता है। ठीक, तो एक पर्सन के चुनाव, यानी एक पर्सन को, जैसे आपको थोड़ा सा अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आप अपने यहाँ किसी विधायक को वोट करते हैं, राइट? तो वो विधायक फिर अपर हाउस में जाता है, फिर वो अपर हाउस में से, यानी आपने अगर एक विधायक चुना, ऐसे ऐसे 10 जिलों से या 10 राज्यों से कोई पर्सन चुना गया। अब ये 10 लोग इकट्ठा होंगे और इन 10 लोगों में से कोई पीएम या कोई राज्यसभा का मेंबर इस तरीके से चुना जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिन पर्सन को आम जनता ने चुनाव करके जिनका भेजा है, उनमें से कोई व्यक्ति फिर चुना जाएगा, संविधान सभा का एक बॉडी के रूप में, यानी किसी अलग अलग पद पर रखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बताइए, समझ में आई? बताइए। यहां पर ये वाली लाइन जो हमने समझाया है, इसका पर्टिकुलर मतलब क्या होगा? डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। हाँ, ये बात तो क्लियर है, डायरेक्ट नहीं चुनते हैं जी। इसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हाँ, वो बात तो आपने समझ ली, बिल्कुल सही है। यहां पर कह रहा है कि हम जिन व्यक्तियों को चुन रहे हैं, वो व्यक्ति फिर अपने में से ही क्या करेंगे? हाँ, अपने में से लोगों को चुनेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि जो आपकी मुस्लिम लीग है, इसमें काहे लिए मतभेद हुआ? इसीलिए हुआ कि हमारे लोग हम ही चुनेंगे।
जैसे हमने कल एक उदाहरण दिया था कि चोर अगर होगा तो चोर ही चुनेगा, तो इसलिए कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था, बताया था। तो इस तरीके से ये वाली बात है। देखिए, सबसे जरूरी ये है ज्यादा पढ़ना नहीं, ज्यादा समझना। आप थोड़ा ही पढ़ें बट आपके दिमाग में ये चीजें एक्सिस्ट करें, ठीक? जैसे एग्जाम में पूछे तो आप सही कर पाए। खूब ज्यादा पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक? ये बात क्लियर है सभी को? अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया, यहां तक बात हो गई कि अब जो है हमारी संविधान सभा बन जाएगी लगभग लगभग, ठीक? अब आगे लिखेंगे संविधान सभा का स्वरूप, इसी में लिख लेंगे संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का स्वरूप यानी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो संविधान सभा का स्वरूप है या नेचर है, ये किस तरीके से है या संविधान सभा किस रूप से बनाया जाएगा, तो इसमें पहले ये करा गया, जैसे हमने बताया कि संविधान बनाने से पहले, पूरा लिखने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार करा गया, और ड्राफ्ट को हमने क्या बताया था, एक कच्चा चिट्ठा या रॉ मटेरियल जैसे आप बोलते हैं, यानी एक मोटे मोटे तौर पर चीजें लिखी गई। अब ये संविधान सभा को भी ऐसा ही आंशिक रूप से यानी पार्शियली पहले इसको बनाया जा रहा है, फिर इसमें करा जाएगा संशोधन कि हाँ कौन व्यक्ति इस लायक है, या उसी में से एक दो व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी इस काम के लायक ये व्यक्ति है तो इसको ये दे देते हैं, इस तरीके से करा गया। तो इसमें आगे लिखेंगे पॉइंट कर करके कि जो संविधान सभा है, लिखिए संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित, यानी जो चुनाव होता है। पार्शियली ये कैसा है, पार्शियली जो है चुनाव हुआ है, और पार्शियली की बात करेंगे जी, पार्शियली ये चुनाव हुआ है और पार्शियली इसमें लोग नॉमिनेट हुए हैं, मनोनीत हुए हैं। तो इसमें आप लिखेंगे आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, लिखिए आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थे, मनोनीत निकाय का मतलब एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही है। ये कुछ तो इसमें चुने गए लोग थे जिनको आम जनता ने वोटिंग करके भेजा था, राइट? और कुछ लोग ऐसे थे जो नॉमिनेट थे, या इनको इलेक्टेड बोला जाता है। अब इलेक्टेड क्या चीज है या नॉमिनेट क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले भी आपको इलेक्टेड या नॉमिनेट बताया कि जब इसकी संरचना हमने बताया था कल, नॉमिनेट में रियासतों से हमने बताया था कुछ मेंबर, कितने बताया था, क्लियर है? देखकर बताइए। सही है, हाँ ठीक है ठीक। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें क्या बात कर रहा है, पार्शियली इलेक्टेड है, और पार्शियली तो गुस्सा होने की क्या बात है इसमें ठीक ठीक, पार्शियली इलेक्टेड है और पार्शियली नॉमिनेट है। तो नॉमिनेट का मतलब ये होता है कि जैसे ये रियासतें चल रही थी, तो रियासतों में कौन राज करता था, राजा हुआ करता था, और राजा अपने अकॉर्डिंग किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करते थे। जैसे आपने लोकसभा में इसके पहले देखा कि 2 पर्सन इसमें नॉमिनेट करे जाते थे, और इसको किस तरीके से, लाइक आपका किसी सामाजिक क्षेत्र से, या ये स्पोर्ट्स से होता था, यानी किसी भी एक वेलफेयर के लिए जो काम कर रहा हो, या समाज में कुछ एक अच्छा मैसेज देने के लिए जो काम कर रहा हो, उसको नॉमिनेट करते थे। तो ये जो नॉमिनेट की बात हमने बताई, रियासतों में राजा राज करता था, और राजा अपने किसी बंदे को भेजता था कि देखिए क्या है तरीका, अभी भी वही चल रहा है कि हमेशा किसी पार्टी में, किसी भी स्थान में पर्टिकुलर आप कहीं पर भी जाएंगे, तो जो व्यक्ति थोड़ा सा अपने को लगाता है, बोलता है कि हमारा कुछ मतलब होना चाहिए, या कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ लोग हमें फॉलो करें, तो वो कुछ अपने चाटुकार अपने साथ लेकर चलते हैं, आपने देखा होगा।
दो चार लेकर चलते हैं जो भैया भैया या सर करके चलते रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें वहां पहले भी थी। इसमें जो प्रांतों की बात हमने बताई, राजा अपना कोई बंदा या अपना कोई पर्सन भेजता था और उस पर्सन से बाद में काम लगता था। लाइक जैसे राजा का कोई भी काम हो या राजा को अपने साम्राज्य को विस्तार करना है तो भी वो कहां से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी जुगाड़ लगा लेगा। तो इस तरीके से ये बात थी। अच्छा, अब यहां से लिखेंगे, ये तो संविधान में आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नॉमिनेट, हमने पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली वोटिंग की बात कर ली। अब आगे लिखेंगे 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य, 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत के सदस्य। अच्छा, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जब संविधान सभा की बात चल गई, संविधान सभा पार्शियली जो है यानी आंशिक रूप से बना दी गई, कुछ तो वोट करके और कुछ जो रियासतें थी वहां से लोगों को मिला करके बना दी गई। तो इसमें ब्रिटिश भारत, अच्छा इस ब्रिटिश भारत का मतलब आप समझ रहे हैं, इसके पहले हमने क्या बताया था? हाँ, अभी भी इनका इनका ही बोलबाला है, किसका? ब्रिटिशर्स का। ठीक, आगे लिखेंगे 93, इसके आगे लिख लेंगे पॉइंट करके 93, ये कहां से? ये रियासतों से थे। 93 जो सदस्य थे ये रियासतों से थे। और इसमें लिख लेंगे ब्रैकेट में कि ये मनोनीत थे। मनोनीत कैसे थे? नॉमिनेटेड थे, जिनको हमने बताया कि राजा जो है यहाँ पर चुनाव करके भेजता है। या इसके आगे एक लाइन लिख ही लेंगे अगर आपको भूल जाए तो। मनोनीत के आगे लिखेंगे जिन्हें राजा अपनी मर्जी से चुनाव करके भेजता, चुनाव करके भेजता था, यानी अब भेजा था। इसके लिए आपको याद कर लेना है, यानी जो इसमें अब मेंबर हुए, जो पार्शियली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इसमें अगर आप मेंबर पूछेगा कौन है कैसे है तो क्या बताएंगे? 296 कौन है? ये ब्रिटिश भारत के मेंबर हैं। और ये किस तरीके से आए हुए हैं? इनका चुनाव हुआ है। किसने करा है? भारत के आम लोगों ने, लाइक जैसे अभी हम लोग हैं इस तरीके से चुनाव हुआ है। और ये 93, अब इसमें देखेंगे जो 93 नंबर है एक बड़ा नंबर है। रियासतें भी हुआ करती थी, रियासतों में राजा खूब अच्छे तरीके से राज करता था। और राजा कुछ ऐसे राज करता था कि सिर्फ राजा ही होता था, प्रजा को कुछ नहीं मिलता था। यानी जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं ना कि राज्य व्यवस्था में जो राजा अपने तरीके से वो हमने आपको एक और पर्टिकुलर वर्ड बताया है, डेमोक्रेटिक। क्या है आप बताइए? डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेट? डेमोक्रेटिक, डेमोस और क्रेटोस दो शब्द से मिलकर बना है, कौन से शब्द हैं बताइए? ये भी आपसे पूछता ही है। डेमोक्रेटिक को बताया था, डेमोस और क्रेटोस दो शब्द से मिलकर बने हैं। ये जो शब्द है ये किस लैंग्वेज का है पूछा जाता है। आपकी पहली क्लास है, ऐप पे एक्सेस होगा तो पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, बताइए क्या बताया था? कुछ नहीं याद है? ग्रीक बताया था, ग्रीक शब्द अब याद आ जाएगा। पढ़ा करिए, रिवाइज करा करिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है बाद में रिवाइज करने का तो क्लास में ही पढ़ने का प्रयास किया करिए। ठीक, क्लास में जितनी चीजें, इसीलिए मैं कम चीजें पढ़ाता हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं कि जो एग्जाम में थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है जो पूछा जाए वही बात करी जाए। ठीक, अब ये तो सारा प्रोसेस था। अब आगे लिखेंगे चुनाव और परिणाम। चुनाव और परिणाम, यहां पर लिखेंगे चुनाव और परिणाम। यानी अब जो है किसकी बारी आ गई कि जो ये चुनाव हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसका परिणाम क्या रहा, इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी ध्यान में रखी है और कब चुनाव हुआ। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे चुनाव, पहली बात लिखेंगे यहां से चुनाव।
हेडिंग लिखेंगे चुनाव। चुनाव कब हुआ? ये 1946 अगस्त में हुआ, लिखेंगे जुलाई अगस्त 1946। जनरली ये अगस्त ही पूछता है, बट लिख लेंगे, हो सकता है। अब ये यहां से जो पॉइंट पूछता है ये सीधे ही पूछ लेता है कि जो संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुआ ये कब हुआ, यानी ये पर्टिकुलर ईयर 1946 के बारे में आपसे पूछेगा। आप भी लिख रही हैं? ठीक है, लिखा करिए जरूर और रिवाइज किया करिए, छूटने ना पाए कोई भी बात। ठीक, आगे। ये तो चुनाव की बात हो गई। अब बात किसकी आएगी? रिजल्ट की बात आएगी। रिजल्ट की बात आएगी तो लिखेंगे परिणाम। अब परिणाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटें कितनी कितनी आई। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में लिख रहे हैं आप? ठीक है, इलेक्शन में मेरा पूरा मतलब है कि सबको यही समझ में आ जाए, फिर बाद में ऐसा ना हो कि पूरा पढ़ा दिया जाए। और सीट वगैरह आपको मिलती है आई थिंक क्वेश्चन वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान बनाकर करेंगे, अदरवाइज आपके पास सब्जेक्ट ज्यादा है तो रिवीजन का टाइम कम मिल पाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो परिणाम में लिखेंगे कांग्रेस। कांग्रेस। अब इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? हाँ लिखिए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, 208 सीटें लिख लेंगे, 208 सीटें। और इसके आगे लिख लेंगे बहुमत, यानी ये मेजोरिटी में थी, बहुमत में थी। कौन? कांग्रेस जो है ये मेजोरिटी में थी, बहुमत में थी। मुस्लिम लीग को कितने मिले? लिखिए, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को कितने मिले? 73 सीटें। अब जो मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, ये कैसी हैं? ये मेजोरिटी में नहीं है। और जैसा हम बार बार बताते हैं, मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही काम करता है। जैसे आप, हमने एक एग्जांपल आपको बताया था कि आप दो फ्रेंड्स हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जाने का सोच रहे हैं, काम आपका है, आपके फ्रेंड का नहीं है। आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि एक काम करना है यार, चलना है, तो वो थोड़ा सा तनिक सोचेगा, फिर कहेगा हाँ काम तो तुम्हारा है, बट मेरा क्या, यानी मेरा फायदा क्या होगा। तो ये मुस्लिम लीग है, ये हमेशा अपने मतलब की बात सोचता है कि मेरा फायदा क्या है। तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें हैं और ये मेजोरिटी में नहीं है। अभी बाद में ये मुंह बनाएगा, कहेगा मैं नहीं मानूंगा इसको। ठीक, आगे एक लिखेंगे स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंस पार्टी जो थी, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी यानी स्वतंत्र पार्टी से आप क्या समझेंगे? लाइक कोई अभी जैसे लोकतांत्रिक जनसत्ता दल, यानी जो राजा भैया की पार्टी है, तो ऐसे कोई एक व्यक्ति जो अपनी खुद की पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ते हैं और किसी भी मेजोरिटी वाले या जो उनको पसंद होता है, जनरली मेजोरिटी को ही ये सपोर्ट करते हैं, तो उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर अपना शासन प्रशासन करने का, यानी जहां से वो जीत कर जाते हैं वहां की राज्य व्यवस्था या जो जिले की व्यवस्था है उसको देखते हैं, जिस पद पर वो गए होते हैं। तो जो स्वतंत्र पार्टी है इसको कितनी सीटें मिली? 15 मिली, लिखिएगा 15 सीटें, 15 सीटें मिली। तो ये चुनाव का परिणाम रहा, जो अभी तक जो है इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में सीटें किसको किसको मिली। और ये अच्छे से दिमाग में छाप लेना, ना हो तो 4-5 बारी इसको रिवाइज कर लीजिए। अभी इनमें से ये तीनों चारों बातें पूछी गई हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, और जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी इसको कितनी सीटें मिली, ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर लिखेंगे एक बात, बात क्या लिखेंगे? मुस्लिम लीग का रोना। इसमें लिखेंगे मुस्लिम लीग का बहिष्कार। मुस्लिम लीग का बहिष्कार नहीं लिखेंगे, मुस्लिम लीग डैश करके लिखेंगे बहिष्कार या बाइकआउट। मुस्लिम लीग, और ऐसे डैश करके लिख लेंगे बहिष्कार, बहिष्कार, यानी ये बाइकआउट कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास रोने धोने को तो कुछ बचा नहीं, इसके पास सीटें नहीं है। अब जिसके पास मेजोरिटी में सीटें नहीं है, लाइक आपका जो अपोजिशन होता है, यानी एक तो सत्ताधारी पार्टी होता है जैसे बीजेपी,
और दूसरी पार्टी लाइक अपने यूपी की बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी है जो अपोजिशन में है, तो अपोजिशन की कुछ सीटें कम रहती हैं तो इसका बोलबाला रहता है कि हम 2-4 लोकल पार्टीज के विधायक खरीद लेंगे तो सरकार बना लेंगे। इसलिए जो वर्तमान सरकार होती है वो थोड़ा-सा उसे हिलती है, डरती है। और जब कंप्लीट मेजॉरिटी होती है, यानी आपके भाजपा जो यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, अगर इसके पास कंप्लीट मेजॉरिटी है कि हमारे सारे के सारे जो मेंबर हैं, ये हमारी ही पार्टी के हैं, हमने किसी से साझेदारी नहीं करी है। जैसे बिहार में करा था नीतीश जी ने, ठीक? तो वहां पर क्या था, लोग क्या कह रहे थे कि गवर्नमेंट गिर जाएगी, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, यही तो कह रहे थे। और जब कंप्लीट मेजोरिटी होती है तो इस बात का तनिक डर नहीं होता है कि अपोजिशन कितनी सीटों से है और क्या करेगा। तब ऐसी सरकारें क्या करती हैं, तानाशाही करती हैं, जैसा देख पा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है लोगों को, ठीक? तो इस तरीके से चीजें हैं। अब कांग्रेस के पास ऐसी सीट तो आई नहीं। अब कांग्रेस को क्या मिला कि भैया ऐसा करते हैं, बचपन में आपने देखा होगा, सुना होगा या आपने भी करा होगा कि हम ना खेलब ना खेले दे, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है अवधि में, हम खेल ही बिगाड़ देंगे। तो इस तरीके का इसने कहा, तो लिखिएगा इसमें, चुनाव परिणाम के बाद, चुनाव परिणाम के बाद यानी जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद, चुनाव परिणाम के बाद जो मुस्लिम लीग है, लिखिएगा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। परिणाम के बाद मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार बोले तो बाइकआउट करा, बहिष्कार किया। अब ये बहिष्कार काहे लिए कर रहा है, लिखेंगे क्योंकि वह या उसे, क्योंकि उसे पर्याप्त बहुमत नहीं प्राप्त था, या सीधे ही लिख देंगे बहुमत नहीं प्राप्त था, नहीं प्राप्त था। तो यही वाली बात हो गई, खिसियाली जो खिसियानी बिल्ली होती है खंबा नोचे, इसको कुछ नहीं मिला तो इसने कहा हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम मानेंगे ही नहीं। ये जो आप संविधान सभा बना रहे हैं, दुनिया भर के इलेक्शन वगैरह हुए लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अच्छा, अब सीटों की संख्या, अच्छा यहां तक बात आ गई तो अब सबको ये लग गया कि मुस्लिम लीग जो है, जो हमने बताया था कि उत्तर पश्चिम और पूर्वी जो हिस्से हैं, जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी जनरली, जिसको हमने बताया पाकिस्तान की डिमांड बताया है, कब हुआ है? ऐसे ही बता देंगे तो फिर कहाँ, 1940 में। और पर्टिकुलर ये शब्द जो पाकिस्तान आया, देखिए हम बीच बीच में ये पूछते रहते हैं इसलिए ताकि पता रहे कि आपने पीछे का कुछ याद रखा है कि नहीं, और इसीलिए हर चीज बताते भी चलते हैं। पाकिस्तान शब्द का डिमांड किस साल में हुआ और किसने करा, दो बातें बताइए जल्दी से। 1933 बताया था, 1933 किसके बारे में बताया था, पलटिए पलटिए। हाँ, किसको बताया था, चौधरी रहमत अली के बारे में बताया था। और एक एक बात और बताया था कि संविधान में, सॉरी, ये पाकिस्तान की डिमांड किसने करी, कौन से अधिवेशन में करी, लाहौर का कोई अधिवेशन था, किसने करी थी? हमने बताया एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत गालियां पड़ती हैं, कौन है? तो फिर ये वर्ड इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, और कोई मतलब नहीं होता इसको बताने का, ठीक। ये टेक्नोलॉजी है बताने का, समझाने का। जिन्ना ने करा था। एक और बात हमने बताई थी कि क्या जिन्ना से पहले भी किसी ने पाकिस्तान के डिमांड का प्रस्ताव रखा था? 1930 में हमने आपको लिखाया है, 1940 से पहले 1930 में भी एक ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम बताइए, जिसने पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव यानी वो प्रपोजल रखा था, पूरा कंप्लीट डिमांड नहीं करा था, बताइए बताइए। कोई इकबाल करके बताया था कुछ, सर मोहम्मद इकबाल बताया था। तो ये हमें याद रहने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको याद रहने से फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, ये बहिष्कार कर दिया, ये बात हो गई। अब लिखेंगे सीटों की संख्या पार्टीशन के बाद, यानी यहां तक अब पता चल गया सभी को कि मुस्लिम लीग ऐसा चांडाल व्यक्ति है या ऐसी संस्था है कि ये अब अलग होने की जो डिमांड इसने करी है, ये अलग होकर ही रहेगा।
ये मानेगा नहीं, ये अलग ही हो जाएगा। तो अब इसमें हमने क्या बताया, पार्टीशन के बाद सीटों की संख्या, हेडिंग लिखिए, सीटों की संख्या पार्टीशन के बाद, या लिखेंगे विभाजन के बाद सीटों की संख्या, विभाजन के बाद सीटों की संख्या। तो विभाजन कब हुआ बताइए। अब इसमें आपसे पूछेगा कि विभाजन कब हुआ, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन। वैसे है तो ये हिस्ट्री का पार्ट, बट पॉलिटी में इसका जिक्र है तो आपको जरूर पता होना चाहिए। पूछेगा तो नहीं इस पॉलिटी में कि कब हुआ, बट हिस्ट्री के पॉइंट में आपसे पूछ लेगा। बताइए कब हुआ, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। हाँ, अब ये टाइम था 14 और 15 अगस्त की बात थी, और ये 14 सायंकाल से या दिन का ही मान सकते हैं, और ये मिडनाइट की बात थी। इसीलिए इसने कहा कि ये मध्य रात्रि की बात है, तो हम 15 नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे, हम 14 को ही मान लेंगे। तो 14 अगस्त 1946 लिख लीजिए अगर आपको नहीं याद है तब के लिए। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को 1946 में हुआ। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर हिस्ट्री हम लिखाएंगे तो फिर पॉलिटी पीछे रह जाएगी। कब, 1946 47, सॉरी 1947। हाँ, अब इतना तो आपको पता ही है कि भारत कब आजाद हुआ है, इसके एक दिन पहले की बात है, ठीक। तो बाई मिस्टेक ये अगर निकल गया तो इसको ध्यान रखिएगा, 1947 की बात है। और ये किसका परिणामी था, ये माउंटबेटन योजना जो आई थी 1947 में, और स्वतंत्र भारत अधिनियम जो आया था, इन दोनों के परिणामी पर ऐसा करा गया, ये पूरा निर्णय लिया गया कि भाई ये मुस्लिम लीग जो है, अच्छा अभी तक आपने जो पढ़ा मुस्लिम लीग का जितना भी बयान हमने बताया, ये हर बात में किस चीज को लेकर ज्यादा अग्रेसिव है, हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो। लास्ट में इसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात है उसमें भी ये कह दिया कि हमारे लोग, यानी जो संविधान सभा में लोग जाएंगे ये हम ही चुनेंगे, यानी हम चोर हैं तो हम चोर को चुनेंगे और फिर खूब चोरी करेंगे, ऐसा इसका उद्देश्य था। और फिर लास्ट में आप देख रहे हैं कि इसको सीटें कितनी मिली, इसको सीटें मिली 73rd, और ये मेजोरिटी में नहीं है। फिर इसने क्या रख दिया कि ऐसा है, अब जो है हम इस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक, क्लियर है, पाकिस्तान का बंटवारा क्लियर है। इसमें हमने लिखा विभाजन के बाद सीटों की संख्या। आगे लिखिएगा, पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद, पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद का बंटवारा हो जाने के बाद, अच्छा अब इसी में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ, ऐसे 14 to 15 अगस्त इन 1947 करके लिख सकते हैं। अगर यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए सही होगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, यहां तक हो गया। बंटवारा हो जाने के बाद जो सीटें पाकिस्तान के हिस्से में गई, के हिस्से में गई, उसको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। भाई अब ये अलग जा रहा है तो इसको काहे लिए हम इंक्लूड करेंगे, इसको हम हटा देंगे। और इसको हटाने के बाद आगे लिखेंगे शेष सीटें। अब इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, शेष सीटें कितनी बचेंगी, जो बच रही हुई सीटें हैं, रिमेनिंग सीटें, ये कितनी बचेंगी, किस आधार पर, किस आधार पर आपने बताया है, 299 लिखेंगे, 200 ये सीटें रिमेनिंग रही हैं। ठीक, नहीं समझ में आया, ये लिखिए, पूछा जाता है पार्टीशन के बाद, यानी जो पाकिस्तान का हमने विभाजन कर दिया तो सीटें कितनी बची, 299 करके याद रखेंगे। जी जी, कितने होंगे, बस। इसके बाद जो और स्वतंत्र पार्टी ने बोल दिया, इसके अलावा भी कई अन्य पार्टी दल थे, और भी कई अन्य पार्टी दल थे,
अब उसको और डिटेल जाएंगे तो फिर और ढेर सारा लंबा वहां पर पार्टियों के बारे में फिर है, फिर और कौन कौन से नेताओं ने कुछ अलग अलग अपनी पार्टियां बना ली थी। इस तरीके से जैसे आपने देखा कि समानांतर सरकार भी बना रहे थे कुछ लोग, तो इस तरीके से कुछ इक्के दुक्के चुट-फुट करके आए थे, लेकिन कंप्लीट ये आपको याद रख लेना है कि शेष सीटें कितनी बची, 299 बची हैं, इसको याद रख लेंगे। ठीक, ये कुछ पलट कर देखिए, ये 296 किसमें बताया था हमने, बताइए। ऐसे तो उलट फेर कर जाएंगे। पलट कर देखिए, कल हमने जो बताया था ये सीटों का बंटवारा बताया था, बताया था। तो वो विभाजन क्या था, वो सीटों का विभाजन था, वो सीटों का विभाजन था। जब सीट बट रही थी किसको कितना मिल रही थी, बताया था ना, वो सीटों का विभाजन था। ये वो सीटों का विभाजन था, टोटल इतने थे, अब किस तरीके से ये बांटे जाएंगे ये बताया था। और ये इलेक्शन का रिजल्ट है, समझिए बात को, ये इलेक्शन का रिजल्ट है, जो परिणाम आया है टोटली लास्ट में सब खत्म करके। अब आगे लिखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब यहां से संविधान सभा की कार्यप्रणाली को हम बात करेंगे कि संविधान सभा बन गई, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, या जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो लिखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली में, यहां पर लिखेंगे पहली बैठक, लिखिए फटाफट से, पहली बैठक और अध्यक्ष, ऐसा करके लिख लेंगे। पहली बैठक, ये हेडिंग है, पहली बैठक, पहली बैठक और अध्यक्ष। अब इसमें एक चीज आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला पूछा जाता है कि पहली बैठक, अब इसमें लिखेंगे पहली बैठक, यानी एक अलग से हेडिंग करके लिखेंगे पहली बैठक। जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब हुई, पूछा जाता है। तो 9th ऑफ दिसंबर इन 1946, लिखिए 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक, इसको याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इसकी फर्स्ट मीटिंग या पहली बैठक कब हुई। अब जब पहली बैठक हुई ये बात क्लियर है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि मेंबर कितने इसमें अवेलेबल हुए, यानी उपस्थित सदस्य, लिखेंगे उपस्थित सदस्य। तो उपस्थित सदस्य कितने हैं, 211, 211 जो है ये उपस्थित सदस्य हुए, यानी 211 सदस्य यहां पर उपस्थित हुए। ठीक, किसकी बात करी जा रही है, जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, पहली बैठक हुई, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया। अब पूछा जाएगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो संविधान सभा अभी बनाई जा रही है ये पार्शियली, कैसे बताइए, आंशिक रूप से निर्वाचित है। ठीक, यानी पार्शियली इसके लिए इलेक्शन हुआ है और पार्शियली नॉमिनेटेड। तो अब इसमें जब ये पार्शियली है तो किसकी बात आएगी, अस्थाई अध्यक्ष की बात आएगी। तो लिखिएगा अस्थाई अध्यक्ष, यहां पर यह अध्यक्ष हमने लिखा है तो यहां लिखेंगे अस्थाई अध्यक्ष। कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष, तो लिख लेंगे अस्थाई अध्यक्ष, ये थे SN सिन्हा या सच्चिदानंद सिन्हा करके याद रखेंगे, ये पहले अस्थाई अध्यक्ष रहे। अच्छा, इन्हें अस्थाई अध्यक्ष किस तौर पर चुना गया, ये भी एक थोड़ी सी बात होती है कि और किसी को काहे नहीं चुना गया, तो उस समय के ये सीनियर मोस्ट थे इसलिए इनको चुन लिया गया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्हें ही क्यों चुना गया, तो कहेंगे, चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए इसके आगे
कि ये सीनियर मोस्ट थे, इसलिए इनको चुना गया है। ठीक। अस्थाई अध्यक्ष कौन था, बताइए। अस्थाई अध्यक्ष लिखेंगे, अस्थाई अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था, तो कहेंगे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा बनी, इसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन है, एस.एन. सिन्हा है। अस्थाई अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, बताइए। उपाध्यक्ष कौन है, जो संविधान सभा बनाई गई, इसमें उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, दो व्यक्ति को बनाया गया। किसको किसको, एक व्यक्ति है एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, लिखे। अस्थाई उपाध्यक्ष जो बनाया गया एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, इनका नाम क्या है, हरेंद्र। इतना ही याद रख लेंगे तो भी ठीक है। और दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति किसके बारे में बताया, अभी बताया और अभी भूल गए। बताया ना दो व्यक्तियों के बारे में, कृष्णमाचारी कुछ बताया है, नहीं बताया, अभी अभी बताया है हमने दो व्यक्तियों के बारे में। एक हमने बताया एच.सी. मुखर्जी, दूसरा किसको बताया है, कृष्णमाचारी करके कुछ बताया है, कुछ नहीं याद। वी.टी. कृष्णमाचारी बोला है हमने, वी.टी. कृष्णमाचारी, लिखिए। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। अब किसी को इनके वी.टी. का मतलब जानने की जिज्ञासा है, बताइए, किसी को है। इनका नाम बड़ा खतरनाक है, वी.टी. कृष्णमाचारी का इनका नाम है वंगल थिरु वेंकटनाचारी। लिखना चाहेंगे, लिखिए। वी.टी. का मतलब वेंगन, इसको हमें भी एक बार देख के बताना होगा, ये नाम ही इसका है, इसीलिए ऐसे ही जो है लिखा जाता है वी.टी. कृष्णमाचारी। इनका नाम है वंगल, लिखिए, वंगल थिरुवेंकटाचारी, वंगल लिख लीजिए। हरेंद्र हरेंद्र कुमार, अच्छा ऐसे मतलब इसके पहले इस तरीके के नाम आपने नहीं देखा। अरे ये एच में ही आ जाता है, इनका नाम है हरेंद्र कुमार कृष्णमाचारी, तो इन्हें एच.सी. ही बोल दिया जाता है। जो ये एच.सी. मुखर्जी हैं, हरेंद्र कुमार एच में ही आ जाता है। हाँ, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब आपको लगता है कि ये एच के फिर ऐसे करके रहेगा, बट इनका नाम यही, अब इनका नाम है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो इनका नाम किताबों में है उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, बताइए। तो इनके नाम को हमने अदरवाइज मोस्टली तो बताते भी नहीं है लोग कि इनका नाम क्या है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है। लेकिन हम ऐसी चीजों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, हालांकि ये पूछता नहीं है, बट कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। जैसे एम.एन. रॉय का हमने क्या नाम बताया था, मानवेंद्र नाथ रॉय। अब एक एक विडंबना इसकी ये भी है, अगर हम ढूंढ करके कहीं से बता भी देंगे तो आप भूल जाएंगे, तो इसका कोई मतलब विशेष हुआ नहीं। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है। उपाध्यक्ष कौन कौन है, वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है। और उपाध्यक्ष पूछ आपने बता दिया, अध्यक्ष कौन है। जब अध्यक्ष पूछा जाए तो इट मींस परमानेंट पूछा जाता है, ठीक, पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा, वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अध्यक्ष पूछता है इट मींस वो परमानेंट अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, यानी अस्थाई अध्यक्ष। और अस्थाई अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। अब आगे लिखिएगा, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, ये कौन था, इनके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, कौन है संवैधानिक सलाहकार। अरे अभी ये बात थोड़ी मुद्दों में थी, अभी थोड़ी ये समाचारों में थी, समाचारों ना कहकर थोड़ी सी चर्चा में थी, किसके बारे में बताइए। बी.एन. राव का नाम सुना है,
ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी कि बाबा साहब को बी.एन. राव को सलाहकार मानते हैं। मतलब कहीं पर हमने देखा था थोड़ा-सा वीडियोज़ वगैरह में कि बाबा साहब को ये पानी लेकर खड़े रहते थे, ऐसा किसी ने बोला या वीडियो बनाया था। किसको? वी.एन. राव को। लिखिए, संवैधानिक सलाहकार कौन है? वेनेगल नरसिंह राव। लिखिए फटाफट से। सर वेनेगल राव या वेनेगल नरसिंह राव, या सीधे-सीधे लिख देंगे बी.एन. राव। ये हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये किसके सलाहकार हैं? किस चीज के सलाहकार हैं? संवैधानिक सलाहकार हैं। संविधान सभा बन चुकी है। अब संविधान, हमने आपको बताया था कि संविधान बनने से पहले कौन सा चरण है? संविधान सभा है। इन संविधान सभा के लोग जो है ये डिसाइड करेंगे, ये ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान होना चाहिए और इसमें कौन-कौन सी बातें ऐड होनी चाहिए। ठीक है? यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए। अच्छा, अब इसके आगे लिखिए उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव, यानी ये किसकी बात चल रही है? ये जरूर याद रखेंगे। ये अब संविधान सभा बन चुकी है। हमने आपको बताया यहां पर संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में। यहां पर बताया पहली बैठक कब हुई? आप बताइए। हाँ, ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अब बैठक से आगे बढ़ते हुए हमने इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार तक हम पहुंच गए। अब उद्देश्य प्रस्ताव, यानी उद्देश्य क्या लेकर आए, क्या उद्देश्य अब आएगा, तो इसमें लिखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव में यह उद्देश्य या ये संविधान बनाने का लक्ष्य लिखेंगे। ये संविधान बनाने का लक्ष्य या उद्देश्य तय करने के लिए लाया गया था। यह है संविधान के जो गोल हैं, यानी ये संविधान बनाने का लक्ष्य या उद्देश्य, संविधान बनाने का लक्ष्य यानी गोल या उद्देश्य, यानी कि जो आपका संविधान बन रहा है इसमें कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, इसके लिए लाया गया। लिख लिया सभी ने कि लक्ष्य या उद्देश्य बनाने के लिए लाया गया था, के लिए लाया गया था। अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ये किसके लिए लाया गया, क्या बताएंगे? अरे यही बात तो हमने लिखाई है, किसके लिए लाया गया। हाँ, अब बात ये आती है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा लाया गया, तो लिखेंगे किसने लाया, किसने लाया, या ऐसे लिख सकते हैं किसने पेश किया, किसने लाया या किसने पेश किया, किसके द्वारा, लिखे पीटी नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब यहां से एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि ये जो प्रस्ताव लाया इन्होंने, कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव लाया संविधान सभा में, किसके लिए लाया, आपने बताया इसके गोल या लक्ष्य या टारगेट को हम किस तरीके से सेट कर रहे हैं, इसके लिए लाया। पूछा जाता है किसने लाया, जवाहरलाल नेहरू ने लाया। कब लाया ये बताइए। 13 ऑब्लिक है उसके आगे, 13 दिसंबर 1946, 1946। अच्छा, इस तरीके से जब हम पूछ करके आपसे करते हैं तो थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाया करिए। आपको कुछ भी नहीं पता है, हमने बताया है इसके पहले भी कि कुछ भी नहीं पता है, फिर भी थोड़ा सा सोचा करिए। इससे जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब वहां आप दिमाग लगाने के कैपेबल होंगे, थोड़ा सा उसके योग्य होंगे। तो इस तरीके से ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब पेश तो करा गया भाई, अब यहां से एक और बात आ जाती है कि पेश करने के बाद इसको क्या एक्सेप्ट करा गया, तो इसके आगे लिखेंगे स्वीकार किया गया, स्वीकार
किया गया या एक्सेप्ट करा गया। When it was accepted, अगर ये पूछेगा तो कब बताएंगे? ये एक्सेप्ट करते करते जनवरी का महीना आ गया और लिखेंगे 22 जनवरी 1947। स्वीकार कब करा गया? 22 ऑफ जैन 1947। 22 जनवरी 1947। अच्छा, अब एक चीज ये बताइएगा जरा सा कि क्या सारी चीजें जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि एकदम सीक्वेंशियल वे में आपको मिल पा रही हैं? क्या आप इस चीज को थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से जोड़ पा रहे हैं कि पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना? जुड़ पा रहा है? चलिए बताइएगा, बताइएगा। सबसे पहले जो संविधान की शुरुआत हमने करी, ईयर बाय ईयर फटाफट से बताइए, मोटी मोटा जो भी आपको पता है। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि कौन सा बिल आया, किसके द्वारा लाया गया। सभी लोग बता सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, इसके बाद कौन सा है आप बताइएगा। अच्छा, एक एक करके बताइए ना, जो जो आपको पता है। 1995 में आया था, ठीक है। और उसके बाद आया 1924 में। ये किसके द्वारा लाया गया? हाँ, और जी, और इसमें क्या कहा इन्होंने? थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इन्होंने कहा, इन्होंने भी इसी चीज की संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के डिमांड की बात करी थी, प्रस्ताव करा था, यानी जिक्र करा था थोड़ा थोड़ा सा। ये बात हो गई 1924 की। इसके बाद अच्छा, एक और चीज, 1924 के बाद 1928 हमने बताया था कि मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट पेश करा। और 1924 से 1928 में हमने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कनेक्ट करा था। और वो कौन सा चीज है बताइए? हमने बताया था 1924 में एचआरए की स्थापना हुई कानपुर में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बना, इसमें आगे आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1925 को काकोरी कांड हो जाता है। काहे लिए होता है? जो ये संस्था बनी थी, इसके लिए इन्हें धन चाहिए था, रुपया पैसा चाहिए था। और रुपया पैसा इनको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या करा? जो काकोरी 10 एक्शन, काकोरी कहां पर है? हाँ, और चौरी चौरा कहाँ है? एसआई का एग्जाम किसी ने दिया था इसमें? तो चौरी चौरा तो उसमें पूछा था। चौरी चौरा घटना कब हुई? हाँ, फरवरी। कब? फरवरी में पूछा जाता है, डेट के साथ पूछता है ये। 4 या 5, किसी किताब में 4, किसी में 5, बट जो ज्यादा माना जाता है ये 4 फरवरी माना जाता है। 4 फरवरी 1922। कहां पर? गोरखपुर में चौरी चौरा। ये पर्टिकुलर स्थान भी है चौरी चौरा में। गोरखपुर, नौतनवा और सहजनवा, चौरी चौरा, ये गोरखपुर के स्थान है। अच्छा ठीक है, एक और बात पूछते हैं। इसमें जो ये कांड हुआ था, इसमें क्या हुआ था? जनधन की क्या हानि हुई थी? यानी इसमें कांड में कौन सी बातें घटित हुई थी? बताइए जल्दी से। अरे इसमें 22 या 20 या 22 पुलिसकर्मियों को एक साथ जला दिया गया था। कौन जलाया था? जनाक्रोश। लोगों का आक्रोश था, लोगों का गुस्सा था। किस पर था? अंग्रेजों पर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ही तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा बोलबाला कम हो गया था, काहे कि जो क्राउन था ये राज करने लगा था। यानी ढेर सारी बातें हैं, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, ठीक। अच्छा, 1924 को हमने बताया, उसके बाद हमने 1928 से कनेक्ट कराया कि इसमें मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट पेश करा। और 1928 में ही जो एचआरए है, इसमें एक शब्द जुड़ा, एस। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसमें एक पर्टिकुलर शब्द जुड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसको क्या बोला गया? HSRA। ये कब की बात है? 1928 की, ठीक। तो इसको दोनों को हमने एक साथ बताया है सिमिलर करके, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब इसमें यहां तक बात पहुंच गई, स्वीकार कब करा गया। अब इसका लिख लेंगे इंपॉर्टेंस यानी महत्व। लिखिएगा फटाफट से सभी लोग। महत्व में इसमें जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम लिखिए। इसमें जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम यानी कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे आदर्श शामिल थे। इसमें जस्टिस, फ्रीडम और इक्वलिटी की बात करी गई।
लिख लिया सभी ने? इसमें जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी यानी इसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे आदर्श शामिल थे। लिख लिया सभी ने? नोट करके लिखेंगे, उसी में इसी इंपॉर्टेंस में नोट करके लिखेंगे। आगे चलकर यही प्रस्तावना का रूप लेता है। इट मीन्स प्रियम्बल। आगे चल करके यही प्रस्तावना का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? प्रस्तावना का। तो आपसे ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाएगा कि जो आपका संविधान सभा बनी, संविधान सभा की बैठकें हुई, इसमें जो प्रस्ताव लाए गए और प्रस्ताव में जो बात चर्चा करी गई, जो नेहरू जी के द्वारा पेश करा गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या था, यानी इसमें कौन कौन सी बातें करी गई, कौन सी बात करी गई बताइएगा। यहां लिखा नहीं हमने, इसीलिए बताइए। हमने अभी बताया कि इसका इंपॉर्टेंस, महत्व, और इसमें 2-3 लाइन हमने बताई। इक्वलिटी, तो वही तो पूछा हमने, इसकी बात करी गई और आगे चल करके ये प्रियम्बल में बदला। ठीक, अच्छा, अब इसके आगे लिखेंगे हेडिंग संविधान सभा की समितियां। संविधान, हाँ बोलिए। संविधान सभा की समितियां। अब यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन किसी भी बात में नहीं है? संविधान सभा की समितियों की अगर बात करेंगे तो कुल कितनी है? जो मेजर हैं, प्रमुख संविधान सभा में 8 समितियां हैं। और माइनर वैसे पूछता नहीं है, लेकिन माइनर आप देखेंगे तो 13 से 15 के बीच मानी जाती हैं। यानी लघु, माइनर बोले तो लघु समितियां जो हैं ये 13 से 15 के बीच मानी जाती हैं। जो मेजर है यानी प्रमुख हैं ये 8 समितियां हैं। अब इन समितियों की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहां तक किसी को किसी भी बात में किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूजन है तो बताइएगा। तो समितियों में कौन सी आएगी? नेहरू की समिति आएगी, और इसके साथ साथ किसकी आएगी? सरदार पटेल की समिति आएंगी, और सबकी समिति आएंगी धीरे धीरे। ड्राफ्टिंग समिति, अम्बेडकर की समिति आएगी। तो इन समितियों में ये समितियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका हम थोड़ा सा एक तरीके से कोशिश करेंगे, छोटे छोटे से पॉइंटों में आपको लिखा करके बताएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की समितियां। ठीक, चलिए, आज सभी को क्लियर है सारी चीजें? बताइए, आपको क्लियर है सारी चीज? अगर कभी भी एक भी सिंगल पॉइंट पर आपको जरा भी कंफ्यूजन लगे आप जरूर बताइएगा तुरंत। ठीक, क्लियर, ओवर करा जाए? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे जो समितियां हैं इसको पढ़ करके आएंगे सभी लोग, जिससे थोड़ी चीजें हम आपसे पूछते हैं तो आपको पहले ही पता थे और याद होता है।